हेलो एवरीबॉडी। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है शायद से। हेलो हेलो हेलो, पक्का है? कैमरे पे है ना वो? हाँ, कैमरे पे ही है अभी। इसमें दिख नहीं रहा। इसमें कैमरे पे आ रहा है। अच्छा चलो। हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ द सर्वेइंग इंजीनियरिंग एंड आई होप सो कि इससे पहले जो 2 लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा और अपने एंड से आप लोगों ने रिवाइज अच्छा किया होगा। मैंने आप लोगों को पहले 2 लेक्चर में ये बताने की पूरी कोशिश करी कि जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं वो कंटेंट आपके होने वाले हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे वो आप लोगों का एई का एग्जाम हो, चाहे आपका जेई का एग्जाम हो। इवन आई एम डैम श्योर कि आप लोगों का आईईएस का सिलेबस भी 90% कवर अप हो जाएगा और गेट का भी। मैं आप लोगों को हर बार लेक्चर में पढ़ाने के बाद हमेशा क्वेश्चन कराता हूं 5-6, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, वो एक्चुअल में आपके प्रीवियस ईयर आईईएस और गेट के क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझकर चलो कि जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं दैट इज एक्चुअली वेल सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, और आपको वो सारी चीजें टाइम टू टाइम याद करके चलनी है और हमेशा अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करने हैं। जितने शॉर्ट फॉर्मेट में हो सके आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए। क्योंकि एग्जाम में ना डायरेक्टली आते हैं। मैंने कई क्वेश्चन आपको दिखाए भी हैं, हालांकि मैं अपनी तरफ से मुश्किल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आता हूं, लेकिन फिर भी आपको समझ आता होगा कि जो डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं जेई में एग्जैक्टली वो पूछता है एज इट इज। तो याद करके चलिएगा। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जरा एक बारी मैं उसके टॉपिक का नाम लिख देता हूं। इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था स्केल के कंसेप्ट को, हम लोगों ने देखा था रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के कंसेप्ट को। इसी के साथ हम लोगों ने एक और कंसेप्ट को भी देखा था जिसको हमने श्रंक कंसेप्ट के नाम से जाना था। मैं उम्मीद करता हूं वो सारे फॉर्मूले आपको याद है ना? चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्प्ले टू यू ओवर द स्क्रीन। क्या कहता है क्वेश्चन आपको? A rectangular plot of 16 kilometer square in area shown on the map by the similar rectangular area of 1 centimeter square। यानी आपको इनडायरेक्टली ये बोला गया क्वेश्चन में कि आपके पास ग्राउंड पे एक एरिया है जिसकी वैल्यू है 16 किलोमीटर स्क्वायर, और आपने उस ग्राउंड एरिया को जब मैप में प्लॉट किया तो वो मैप में सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू से दिखाया जा रहा है। ठीक है, और आपको यह बोला गया बेसिकली कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितनी होगी जो 40 किलोमीटर को शो कर रही है, यह मतलब है। अब शो करते हैं यहां पर कंसेप्ट को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन देखो हमने पढ़ी थी कि ये और कुछ नहीं होता, ये स्केल होता है। अब मैं जनरली आपको बताना चाहता हूं कि स्केल का क्या कंसेप्ट था। स्केल का कंसेप्ट था कि मैप में जो भी आप लोग लेंथ खींच रहे हो उसको जब मैं ग्राउंड की लेंथ से कंपेयर करूंगा तो वो बेसिकली स्केल के नाम से जानी जाएगी। सिंपल सी बात ये है। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया, आपको अगर याद हो तो मैंने श्रंक कंसेप्ट में एरिया को लेकर फॉर्मूला लिखा था जिसमें श्रंक फैक्टर का स्क्वायर किया था। वही वाला कंसेप्ट मैं यहां यूज करूंगा। जब आप लोगों का यहां पर मैप एरिया हो जाएगा ना और नीचे आप लोगों का ग्राउंड एरिया हो जाएगा, तो जनाब उस केस में ध्यान देना कि आप लोगों का स्केल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज जब आप लोगों का मैप में वॉल्यूम हो जाएगा और ग्राउंड में भी आप लोगों का वॉल्यूम हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है कि आपके स्केल का क्यूब हो जाएगा। यानी लेंथ 1D है, रीजन मैंने लास्ट टाइम बताया था। लेंथ 1D है तो स्केल की पावर 1, एरिया 2D है तो स्केल की पावर 2, वॉल्यूम 3D है तो स्केल की पावर 3। और स्केल और कुछ नहीं होता, स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर जो फॉर्मूला लिखूंगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू मैप एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया। आपका मैप एरिया और ग्राउंड एरिया का जो डिवाइड होगा वो बेसिकली आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर सारी वैल्यू पुट करते हैं, यूनिट हमेशा सेम रहती है, ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है।
कि यूनिट आप लोगों की हमेशा सेम रहेगी। मैंने सॉल्व किया, मैंने कहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अगर मैं किलोमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरे पास 16 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी इस पूरे का रूट। तो जब मैं रूट करूंगा तो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आएगा 1/4 इंटू 10 की पावर 5। आप मेरी बात को समझना मैं क्या कर रहा हूं, यानी 1 सेंटीमीटर की लाइन 4 किलोमीटर को दर्शा रही है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये बोल रही है। तो यहां पर आपकी क्या बना आंसर, ऑप्शन नंबर बी बना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चले आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज फॉलोड एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। हमें भी पता है, सो एज टू व्हाट, क्यों हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग कंसीडर करते हैं। पहला कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स, नहीं, कभी भी एरर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एरर को खत्म करते हैं, लोकलाइज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, हमने पढ़ा था। और ट्रायंगल की शेप में तोड़ते हैं, ये भी पढ़ा था। वेल कंडीशन ट्रायंगल की कंडीशंस याद है ना, ये सब याद रखना प्लीज, आपके एग्जाम में आती है। ईज ऑफ वर्किंग ऐसा कुछ नहीं है, हमें वर्किंग तो बाद में पता लगती है, सिर्फ एरर को खत्म करने के लिए यूज होता है। प्रिवेंशन एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, बिल्कुल सही कह रहा है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, ये ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में 1 आ रहा है दोनों में और 1 यहां पर है नहीं। 2 आ रहा है दोनों में, 2 हो नहीं सकता। तीसरे में कह रहा है, तीसरा और चौथा आपके एरर को खत्म करता है, आपके एरर को एक्यूमुलेट होने से, इकट्ठा होने से बचाता है, ये 2 काम तो करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, नहीं, होल टू पार्ट, पार्ट टू होल नहीं, ध्यान से पढ़ना, इस तरह के क्वेश्चन में गलती करते हैं बच्चे, पार्ट टू होल को जल्दी जल्दी होल टू पार्ट समझ लेते हैं आराम से, ठीक है। तो पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है लोकेशन ऑफ द न्यू स्टेशन बाय मेजरमेंट फ्रॉम एटलीस्ट अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, ये बिल्कुल सही है। लोकेशन ऑफ द पॉइंट सेकंड प्रिंसिपल था, सेकंड ठीक है, पहला गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक नॉटिकल माइल में कितना होता है, मैंने आपको बताया था एक नॉटिकल माइल में आप लोगों का 1 nm में 1.85 किलोमीटर होता है, और एक माइल के अंदर 1.6 अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर होता है। When I will be going to solve it, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको याद करने के लिए भी कहा था, और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कहता है, जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता है जियोडेटिक सर्वेइंग इज यूज्ड फॉर व्हाट, एलिवेशन लैटिट्यूड निकालने के कोई काम नहीं आता। जियोडेटिक सर्वेइंग में आप लोगों का लार्ज एरिया का टोपोग्राफी मिलता है, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन 2 तरह की बातें होती है, मैं समझा देता हूं यहां पर क्या होता है। आप लोगों का ना एक टर्म आता है जिसको आप लोग कहते हो वर्टिकल कंट्रोल, एक आप लोग कहते हो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। इसको समझकर चलना कि इसका मतलब क्या है। देखिए जब आपके पास वर्टिकल कंट्रोल आता है तो वर्टिकल कंट्रोल का मतलब होता है सिर्फ लोकेट करना, अपने पॉइंट्स को लोकेट किया जाता है वर्टिकल कंट्रोल के तहत, हमेशा सिर्फ लोकेशन ऑफ द पॉइंट इज द वर्टिकल कंट्रोल ओनली। लेकिन जब हम लोग हॉरिजॉन्टल कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल का मतलब होता है सर्वे ऑफ, सर्वे के ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं डिटेलिंग, सर्वे या डिटेलिंग ऑफ लोकेटेड पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आप लोगों ने लोकेट कर दिए हैं उन पॉइंट्स की डिटेलिंग करते हो आप, समझ आ रही मेरी बात, उन पॉइंट्स का पूरा सर्वे करते हो, उनके फीचर्स के बारे में पता लगाते हो, हॉरिजॉन्टल। और मुझको पता है जितनी ज्यादा डिटेलिंग कर पाओगे उतना ज्यादा आप एक्यूरेसी को अचीव कर पाओगे, मेरी बात समझ आई, जितना ज्यादा डिटेलिंग कर पाओगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी को अचीव कर पाओगे। और जितना ज्यादा एक्यूरेसी की बात करता हूं मेरे दिमाग में जियोडेटिक सर्वे आता है। क्लियर है कि नहीं ये बातें, तो आई कैन डेफिनेटली से कि जियोडेटिक सर्वेइंग जो है वो देखिए लार्ज एरिया के लिए यूज होता है, उसको टोपोग्राफी बनाने में यूज होता है, लेकिन अगर आपको याद हो तो आप लोगों के एक्यूरेसी के बिहाफ पर 2 तरह के सर्वे तोड़े गए थे, एक था आपका प्लेन और एक था आपका जियोडेटिक। तो जियोडेटिक सर्वे की जब मैं बात करता हूं ना,
तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने का काम नहीं करता। टोपोग्राफी का मतलब होता है ऊपर से देखना, ऊपर ऊपर से देखने का काम नहीं करता, उसका सर्वे करता हूं, उसकी एक्यूरेसी को अचीव करने की बात करता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर मैंने आपको कहा कि आप उसके एक्यूरेसी को अचीव करोगे, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंट्रोल की बात चल रही है। क्लियर हुई मेरी बात? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जियोडेटिक सर्वेइंग कैन नॉट बी डन फॉर द वर्क रिक्वायरिंग हाई प्रिसीजन। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड फॉर द मेजरमेंट इन द जियोडेटिक सर्वे। इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत, ऐसा करके पूछा गया है, प्रीवियस ईयर आईएएस का क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि जियोडेटिक सर्वे जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है, अभी अभी हम लोगों ने देखा। और प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी ज्यादा है, यानी जियोडेटिक सर्वे ज्यादा एक्यूरेट है, यानी ज्यादा एक्यूरेट वर्क के लिए भी काम आएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत कह रहा है, यहां लिखा है कैन नॉट, गलत है। और दूसरा एकदम सही है, क्योंकि जियोडेटिक सर्वेइंग में अर्थ का कर्वेचर कंसीडर किया जाता है, ये सबको पता है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? अच्छे से समझ आनी चाहिए। इसके बाद जनाब आपके पास बात आती है कि एक मैप है, 1 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर का स्केल है, तो कौन सा मैच करेगा? हमको पता है यार, 1 सेंटीमीटर में 10 रेस टू, या ऐसा कुछ कर लेते हैं, अभी 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, स्केल है, ये स्केल है। और मैं जानता हूं कि 1 किलोमीटर में 10 की पावर 5 सेंटीमीटर होते हैं। ये कैसे होते हैं, मैं थोड़ा सा टेबल पहले याद दिला देता हूं, फिर मैं भूल जाऊंगा बताना। एक टेबल हमेशा याद रखना, कौन सा टेबल है? के एच डी यूनिट DCM। के का मतलब होता है किलो, एच का मतलब होता है हेक्टा, डी का मतलब होता है डेका, डी का मतलब होता है डेसी, सी का मतलब होता है सेंटी, और एम का मतलब होता है मिली। जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये सब, इसको हेक्टो कहते हैं। अब बात को समझना, अगर आप लोगों को किसी भी किलोमीटर को नॉर्मल यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब किलोमीटर को जैसे सेंटीमीटर में करना है, या हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में करना है, ऐसा कुछ भी है, आपको इधर से इधर जाना पड़ रहा है, तो हमेशा आपको 10 की पावर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको उल्टा आना पड़ रहा है, यानी अपने मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो 10 की पावर -x से मल्टीप्लाई होगा। याद रखेंगे, जहां पर x क्या है? x कहलाता है नंबर ऑफ स्टेप्स। क्या कहलाता है? नंबर ऑफ स्टेप्स। मैंने आपको कहा, अब इसको लॉजिकली समझ के चलो, मैंने ऐसे ही याद कर रखा है KHD-DCM, आपको ऐसे ही याद करना है, KHD-DCM, बस वैसे ही याद करना है नॉर्मली। मैंने समझाना क्या था, जैसे किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो किलोमीटर से सेंटीमीटर तक कितने स्टेप जाने पड़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स आपको मूव करने पड़ रहे हैं, यानी आपको 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोले तो 1 किलोमीटर में 10 की पावर 5 सेंटीमीटर हो गए। या मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है वो आपको बताना है। तो आपने कहा सेंटीमीटर से मीटर, मीटर इज द यूनिट, जैसे टाइम की सेकंड यूनिट है, डिस्टेंस का मीटर यूनिट है। ये फंडामेंटल यूनिट्स है ना, आपने पढ़ी होंगी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, नॉर्मल फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में। तो जो नॉर्मल फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे लिए तो अभी दो ही काम आएंगी, या तो सेकंड या तो मीटर, और कुछ नहीं है, तो वो यहां रखी जाती है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 2 स्टेप आपको यहां आना पड़ेगा, उल्टा जाने के लिए 10 की पावर -x से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने कहा 10 की पावर -2 मीटर। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो अभी बात आती है यहां पर जनाब कि आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसका थोड़ा ध्यान से चिंतन करना है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ये अक्सर आई है, ठीक है? चलिए, अब मेरी बात आती है यहां पर, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला, अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:60,000 का है और ड्राइंग जो है वो 7.5 किलोमीटर का है, तो ड्राइंग में जो लाइन खींची गई है उसको कितनी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा? बहुत आसान है,
अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में बोला कि ग्राउंड डिस्टेंस जो आपके पास है वो 7.5 किलोमीटर का है और जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपके पास है वो 1/60,000 का है। कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पूछा गया है बेसिकली ड्राइंग की लाइन का मतलब मैप का डिस्टेंस। ड्राइंग में कोई लाइन खींची तो वो मैप की तरह काम कर रहे हैं ना। मैंने कहा मैप की डिस्टेंस कितनी होगी, वो बेसिकली आपसे वो पूछ रहे हैं। और मैं तो बहुत बेसिकली फॉर्मूला जानता हूं कि आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला है ग्राउंड डिस्टेंस अपॉन मैप डिस्टेंस। ये 1 बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। मैंने उल्टा लिख दिया इसलिए मैंने यहां पर 1 बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कर दिया, इतना आपको चलेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मेरे को एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन गिवन है 1/60,000, है ना। और मैप डिस्टेंस आपको पूछ रहा है लेट इट बी x और ग्राउंड डिस्टेंस कह रहा है 7.5 किलोमीटर है। अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में कर लो क्योंकि ऑप्शन में सारे सेंटीमीटर ही है। तो मैंने कहा किलोमीटर को जब मैं सेंटीमीटर में करूंगा तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 7540 अपॉन 640। 40 से 40 कटा, मेरे पास आंसर क्या आएगा यहां पर 12.6, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 12.5 सेंटीमीटर की वो लाइन आपको शो करेगा। क्लियर है, ये छोटा सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। चले, अभी आप लोगों को जो भी पढ़ाया उसके बिहाफ पर मैंने सारी रिवीजन करा दी। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि बेसिकली नया यूनिट या नया कंसेप्ट क्या कहता है हमको। 1 मिनट का पेशेंस बस। ओके तो जनाब अभी बात आती है, हमारा जो अगला यूनिट है वो है आपका लीनियर मेजरमेंट। अब लीनियर मेजरमेंट क्या है जरा नाम से समझेंगे, या तो इसको अगला यूनिट कह लो या अगला कंसेप्ट कह लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमारे सर्वे वर्क अब से स्टार्ट होंगे। अभी तक हमने सर्वे में यूज होने वाली बेसिक नेसेसिटीज को पढ़ा था, जरूरतों को पढ़ा था, जिन जिन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए उनके बारे में आपने पढ़ा था। लेकिन अब आप असली सर्वे वर्क कैसे करते हैं, किन किन चीजों को परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या है? देखो लीनियर के अंदर एक शब्द छुप रहा है जिसको आप लोग कहते हो लाइन। मैंने यहां पर कहा कोई दिक्कत नहीं है, लाइन है, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर जनाब एक बात को समझना कि आप लोगों का लाइन को मेजर किया जाएगा कि कितनी लंबी आप लोगों की लाइन है, उसको आप लोग लाइन बोले तो क्या डिस्टेंस ना, लाइन और कुछ थोड़ी है, बेसिकली डिस्टेंस है। तो आपका ये स्ट्रेट डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट है, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 तरीके से हम बेसिकली अपने डिस्टेंस को मेजर करते हैं। वो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? पहला टाइप आपके पास आता है जिसको आप लोग कहते हो डायरेक्ट मेथड। पहला टाइप आपके पास आता है जिसको आप लोग कहते हो डायरेक्ट मेथड। अब देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या है, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आप लोगों के पास एक इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बता देता हूं। आपने चेन चेन अपने डिप्लोमा में देखी होगी। चेन की मदद से हम डायरेक्टली एक डिस्टेंस को नाप सकते हैं। आप लोगों ने रोजमर्रा की जिंदगी में टेप देखा होगा, इंची टेप, उसकी मदद से आप नाप सकते हैं। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा ओडोमीटर, गाड़ियों में लगा होता है ये डिवाइस जो बेसिकली आपके डिस्टेंस को नापता है, ओडोमीटर। आप लोगों ने डिवाइस देखा होगा पेसोमीटर। पेसोमीटर क्या होता है, एक घड़ी जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा सा स्टॉप वॉच जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। वो स्टॉप वॉच अपनी जेब में रखो जो आपके मूवमेंट को काउंट करता रहता है, बस आपके नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करता है, जो स्टॉप वॉच की तरह होता है, उसको जेब में रख के आप अपनी डिस्टेंस का पता लगाते हो। ठीक है, एक आपके पास आता है पीडोमीटर। पीडोमीटर क्या है जरा गौर देंगे। पीडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आजकल आपने देखा होगा मोबाइल में आता है आपके ट्रैकर, स्टेप्स को ट्रैक करने वाला आता है ना मोबाइल में, कितने स्टेप्स आप चल चुके हो जनरली, या आपकी घड़ी में भी आता है।
या आपके आर्म पे बांधने के लिए एक बैंड आता है जिसमें एक्चुअली आपके स्टेप्स का पता लगता है कि कितनी वॉकिंग आप कर चुके हो। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, शब्दों पर गौर देंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपके डिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर करता है, उसको आप लोग नाम देते हो पीडोमीटर। मेरी बात समझ आ रही है आप सभी को? तो यहां दोनों में फर्क क्या है? ये जो पेसोमीटर है ना, ये पेसोमीटर बेसिकली आप लोगों का एनालॉजिकली काम करता है। जैसे आपने देखा होगा, आपके पास घड़ी आती है, एक आती है सुई वाली, एक आती है डिजिटल वाली। तो जो डिजिटल वाली है वो इलेक्ट्रॉनिक है, जो सुई वाली है वो एनालॉजिकली काम करती है, मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है। और जो पीडोमीटर है वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। मेरी बात को समझते हुए चलना, ठीक है? तो ये सब चीजें आप लोग यूज करते हैं, इन चीजों के द्वारा आप अपने डायरेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। एक और लिख सकते हैं जिसको कहते हैं पेसिंग। पेसिंग क्या होता है? मैंने आपको कहा जनाब, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए बॉलर जो है वो अपने कदमों से नाप कर चलता है कि मुझे इतने कदम पीछे से भागना शुरू करना है। या आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो क्रिकेट की पिच होती है वो जनरली आप अपने 22 कदम से नापते हो। तो 22 कदम से आपने वो उसके पिच की लेंथ को नापा है, अंदाजा अंदाजा। तो वो जो आपका एक कदम है ना, वो एक्चुअली एक पेस है। समझ आई मेरी बात? तो यहां पर लिख लेंगे, छोटा सा पॉइंट लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहेंगी ये बातें। 1 पेस इज इक्वल टू 1 स्टेप। एक पेस आपका एक स्टेप है। जनरली कितनी लेंथ होती है आपके पेस की? 75 सेंटीमीटर होती है अप्रोक्सीमेटली। कई बार हम लोग कहते हैं 60 से 75 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने सच बोलूं तो एग्जाम में देखा 80 सेंटीमीटर ऑप्शन आया है। उस टाइम मेरे को 80 ठीक करना पड़ेगा क्योंकि उसके आसपास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो एवरेज 75 सेंटीमीटर लेकर चलते हैं, 60 से 75 के बीच होता है, ठीक है? अब एग्जाम में अगर 72 आ गया या 77 आ गया या 78 आ गया या 80 आ गया, तो इतने समझदार आप हो कि यार पास में लाई कर रहा है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा खुल के कदम रख रहा हूं, तो उसको कहते हैं पेसिंग आपने एक्स्ट्रा करी है, और कुछ नहीं है, पेसिंग ही है वो, ठीक है? समझ आ रहा है? अब बात आती है यहां पर, आप लोगों का डायरेक्ट मेथड समझ आया जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। इसके बाद जनाब आप लोगों के पास एक और आता है जिसको आप कहते हो ऑप्टिकल मेजरमेंट। आजकल बढ़िया बढ़िया डिवाइस आ गई हैं जिसको आप लोग कहते हो ऑप्टिकल मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, आप लोगों के ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है। किस पर काम करता है ये? इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है देखना। ऑप्टिक्स का मतलब होता है सिर्फ देखना। सिर्फ आप देखते हो और देखने के बिहाफ पर आप अपनी डिस्टेंस को मेजर करते हो अलग अलग प्रोसेस के द्वारा। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों के पास जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली वो कौन कौन से बहुत फेमस है। वो है एक टेक्योमीटर और एक है आप लोगों के पास थियोडोलाइट। इन दोनों ही डिस्टेंस का यूज करके हम डिस्टेंस को, इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट का यूज करके डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाता है, ठीक है? अपनी अपनी टेक्निक का यूज करके। तीसरी टेक्निक आपके पास आती है, दैट इज कॉल्ड ईडीएम। ईडीएम क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ईडीएम जो है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैं आपको वही समझाना चाहूंगा अभी। ईडीएम कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, वो हो गया आपका टोटल स्टेशन। अब जाहिर तौर पे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस है वो बेसिकली आपके लंबे बड़े डिस्टेंस को काम करने में काम आती है और ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती है। जो थियोडोलाइट है वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ऑप्टिकली भी है और इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन टेक्योमीटर इलेक्ट्रिक नहीं है। आप समझना मेरी बात को। थियोडोलाइट आजकल जो आपके पास आने लग गए डिवाइस वो इलेक्ट्रिक है, तो वो ईडीएम के तहत आएगा। थियोडोलाइट में ही मॉडिफिकेशन करी जाती है तो टोटल स्टेशन बनाया जाता है, यानी थियोडोलाइट की एडवांसमेंट है टोटल स्टेशन। तो आजकल के जो थियोडोलाइट है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, लेकिन टेक्योमीटर नहीं है। टेक्योमीटर ऑप्टिक्स पर सिर्फ देखने से काम करता है। समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट जो इलेक्ट्रिकली काम करते हैं, उनमें सेल बैटरी लगाई जाती है, बैटरी के बिहाफ पर वो काम करते हैं, वो इलेक्ट्रिकली डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस है। मैं यहां पर कुछ एग्जांपल बताना चाहता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे क्या आएगा, बहुत फेमस है ये सब ना आपको याद रखनी है। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो है टेल्यूरोमीटर। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लास्ट में थोड़ी और लिखवा भी दूंगा जब चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद आपके पास आता है डिस्टोमैट।
उसके बाद आता है आपके पास जीओडी मीटर। ये सब कौन से इंस्ट्रूमेंट है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के मैं नाम बता रहा हूं जो बहुत फेमस है, एग्जाम में इनके तहत क्वेश्चन आया है। तीन चीजें समझ आई? आप अपनी लीनियर मेजरमेंट इन तीन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अब इन तीनों मेथड की अगर मैं एक्यूरेसी की बात करता हूं तो उसको समझो। अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट होगा वो होगा ईडीएम, उसके बाद होगा आपका ऑप्टिकल मेजरमेंट ऑब्वियसली, और उसके बाद होगा आप लोगों का डायरेक्ट मेजरमेंट। ये आपको याद रखनी है। अब हमारे कोर्स के तहत जो लीनियर मेजरमेंट हम लोग पढ़ के चलते हैं, हमारे कोर्स के तहत जो बहुत फेमस कैटेगरी के साथ हम लोग देखते हैं वो है आपकी चेनिंग। चेनिंग को बहुत तरीके से पढ़ना पड़ता है क्योंकि चेनिंग में आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन हर हद तक आता है। इसको तरीके से समझ के चलना, बहुत मजा आएगा। समझाओ? चले, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं यहां पर चेनिंग क्या है। चेनिंग इज डिफाइंड एज मेजरिंग डिस्टेंस बाय चेन। जब आप अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो भी समझा देता हूं। ईडीएम मेथड जो है, क्या ये वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर सकता है? कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्वेश्चन है एग्जाम का, तो मैं लिखवा देता हूं कि ईडीएम मेथड आप लोगों का हॉरिजॉन्टल भी डिस्टेंस मेजर कर सकता है, आप लोगों का ये मेथड वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर सकता है, और यही वाला मेथड आप लोगों का इंक्लाइंड डिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। ये तीन तरह के डिस्टेंस मेजर कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लीज नोट करके लिखिएगा, आपके एग्जाम में एनएचपीसी, डीडीए, इन एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए हैं तो आपको पता हो। ठीक है, चलिए। अभी एनएचपीसी का एग्जाम हुआ था, अभी हाल ही में हुआ था, उसमें भी रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट था वो। अब चेनिंग के, जो आप डिस्टेंस मेजर करते हो बाय चेन, यानी चेन की मदद से जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसको चेनिंग कहते हैं। अब देखिए क्या है ना कि आप लोगों के चार तरह की चेन है। आप लोगों के जो चेन को क्लासिफाई किया गया है वो चार तरीके से किया गया है। हमारे पास सर्वे के अंदर कुछ चार तरीके से चेन है, तो जनरली वो 4 टाइप्स ऑफ चेन कौन कौन सी है, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, पहला चेन आपके पास आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? पहले तो ये चेन कितनी लंबी होती है? इस चेन की जो लेंथ है 33 फीट की है, और इस चेन के अंदर 16 लिंक्स होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। 33 फीट की चेन है, इसमें 16 लिंक्स होते हैं, यानी एक लिंक की कितनी लेंथ हो गई? आपने कह दिया 33/16 बोले तो 2 1/16। एक जो आप लोगों का चेन है उसके एक लिंक का जो लेंथ है वो 2 1/16 फीट के बराबर है। ठीक है, रेवेन्यू चेन मोस्टली कहां पर यूज देखने को मिलती है, ये बात आपको याद करनी है। रेवेन्यू चेन का यूज होता है, इट इज यूज्ड इन कैडेस्ट्रल सर्वे। ज्यादातर केसेस में ये कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज होती है, ये बात आपको याद करनी है भाई। कैडेस्ट्रल सर्वे मैंने आपको पढ़ाया था, जो बाउंड्री से रिलेटेड होता है। इसको याद करने का तरीका क्या था? कई बार एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो चीज मैं बता देता हूं। आप लोगों को याद करनी है आरसी, आपकी गाड़ी की आरसी होती है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बस मैंने उसको वैसे ही याद कर रखा है। आर फॉर रेवेन्यू, सी फॉर कैडेस्ट्रल, इस तरीके से याद करना काम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? ये आगे मेरी बात आती है जनाब, दूसरी जो चेन आती है आपके पास, उस दूसरी चेन का नाम होता है गंटर्स चेन। दूसरी चेन का नाम होता है आप लोगों का गंटर्स चेन। गंटर्स चेन का पहला पॉइंट आया कि इसकी लेंथ कितनी होती है? 66 फीट की लेंथ होती है, और इसके अंदर लिंक कितने होते हैं? 100 लिंक्स होते हैं, यानी इसके अंदर 100 लिंक्स होते हैं और 66 फीट की इसकी लेंथ होती है। तो एक लिंक की लेंथ कितनी है? एक लिंक हो गया आपका 0.66 फीट का। ये बात आप लोगों को याद करनी है। क्लियर है मेरी बात? गंटर्स चेन जनरली इसका मेन क्लासिफिकेशन, मेन इसका यूज क्या है, सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी?
गंटर्स चेन की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बात याद रखेंगे, गंटर्स चेन की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि ये एक्चुअल में बहुत फास्टेस्ट कैलकुलेशन करती है, सबसे ज्यादा तेजी से कैलकुलेशन करती है ये, जिसके कारण ड्यू टू विच हम इसको कहां यूज करते हैं जनरली, ड्यू टू विच यूज्ड फॉर एरियल मेजरमेंट, एरिया नापने के काम आती है ज्यादातर। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ये चेन आप लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के काम आएगी, जो लंबे लंबे डिस्टेंस होते हैं ना जनरली, उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन इसमें आप कर लेते हैं, ऐसा है। तो इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फास्टेस्ट कैलकुलेशन करती है। ये एग्जाम में ना क्वेश्चन आया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सब बातें आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। क्लियर है? अब मैं कुछ आप लोगों को स्पेसिफिकेशन लिखवा रहा हूं गंटर्स चेन की, वो आप लोगों को याद रखना है। कि एक पॉइंट और लिख लो नोट करके पहले, कि ये वाली चेन जो है किस यूनिट में डिस्टेंस मेजर करने के काम आती है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द डिस्टेंसेस, इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर डिस्टेंस इन फरलॉन्ग। फरलॉन्ग एक डिस्टेंस की यूनिट है, जैसे मीटर और माइल एक डिस्टेंस का यूनिट है ना, ऐसे ही फरलॉन्ग भी एक डिस्टेंस का यूनिट है, फरलॉन्ग या माइल। आप लोग जनरली ना इस चेन का जो यूज करते हैं, ये फरलॉन्ग और माइल में आप लोगों के डिस्टेंस को मेजर करता है। एक बात याद रखेंगे अब यहां पर जो मैं लिखवाने वाला हूं जनाब, आपके पास 1 मील के अंदर, ये याद करना है, काफी काम की बात है, 1 मील के अंदर 8 फरलॉन्ग होते हैं, 1 मील के अंदर 8 फरलॉन्ग होते हैं, और उसके अंदर आप लोगों की 80 गंटर्स चेन होती है। मैं जीसी को लिख रहा हूं गंटर्स चेन, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद मेरे पास आता है यहां पर 1 एकड़ के अंदर, 1 एकड़ आपका एरिया है ना, मैंने आपको याद करवाया था ना 40-43, 1 एकड़ में 40-43 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 एकड़ में आपके 10 गंटर्स चेन का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझो। ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके, आपको याद करने हैं, बहुत जरूरी है सही में। मैंने कहा 1 एकड़ के अंदर आपके 10 गंटर्स चेन का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि आपका कोई एक प्लॉट है, और उस प्लॉट का, ये एक छोटा सा प्लॉट है, और उस प्लॉट का आपको एरिया निकालना है, तो ये वाला जो पार्ट है वो 10 गंटर्स चेन है, और ये वाला पार्ट जो है वो भी 10 गंटर्स चेन है। तो जब 10 गंटर्स चेन बाय 10 गंटर्स चेन का एरिया होता है ना, उसको कहते हैं 1 एकड़। समझ आ रही है ये बात? ये आपको याद करना है, एग्जाम में ना डायरेक्टली आई है ये सब चीजें, इसलिए आपको क्लियर होनी चाहिए सारी बातें। अब मेरे पास यहां पर बात आती है कि गंटर्स चेन क्लियर हुआ, तीसरी चेन आपके पास आती है जिसको आप लोग कहते हो इंजीनियर्स चेन। तीसरी चेन जो आपके पास आती है, उस चेन का नाम होता है इंजीनियर्स चेन। सबसे पहली बात, क्या आप लोगों को मैंने इंजीनियरिंग सर्वे पढ़ाया था? इंजीनियरिंग सर्वे की सिंपल सी भाषा मैंने आप लोगों को समझाई थी कि जो सर्वे इंजीनियरिंग में होता है उसको इंजीनियर सर्वे कहते हैं। ठीक वही वाली डेफिनेशन आपको यहां यूज करनी है कि जो चेन इंजीनियर्स द्वारा सबसे ज्यादा यूज करी जाती थी वो इंजीनियर्स चेन है। क्यों सबसे ज्यादा यूज करते थे वो भी अभी पता लग जाएगा आप लोगों को। जो चेन इंजीनियर्स द्वारा सबसे ज्यादा यूज करी जाती थी, उस चेन को आप लोग इंजीनियर्स चेन का नाम देते हैं। मेरी बात को क्लियर करना, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको। मैंने कहा यहां पर कि 100 लिंक होते हैं इस चेन के अंदर, और 100 फीट की चेन होती है। कितने लिंक हैं? 100 लिंक है, और 100 फीट की चेन है। यहां से मैंने कहा कि एक लिंक जो है वो एक्चुअल में 1 फीट के बराबर है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप सभी? एक लिंक 1 फीट के बराबर है। आपने जनाब यहां पर एक बात लिख लेनी है, काफी काम आएगी आपके। इंजीनियर्स द्वारा सबसे ज्यादा यूज होती थी, यानी इट इज मोस्टली यूज्ड, सबसे ज्यादा बेसिकली ये यूज होती थी। क्लियर है ना? इट इज मोस्टली यूज्ड। उसके बाद मेरे पास बात आती है यहां पर कि आप लोगों की इस चेन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जो मैट्रिक चेन में भी काम आएगी। मैंने कहा आपके पास ये चेन है, जैसे इस चेन में आप लोगों ने इस तरीके से लिंक जोड़ रखे हैं, और ये एक लिंक 1 फीट का है।
ठीक है, इसी चेन को इंजीनियर चेन का नाम दे दिया। ये बात याद रखना कि एवरी 10 फीट पर, हर 10 फीट पर इसी लिंक के अंदर एक नॉच होता है। एवरी 10 फीट हैज वन टेली, एवरी 10 फीट हैज वन टेली। अब ये टेली क्या काम करता है उसको आप लोगों को समझकर चलना है। बेसिकली इस टेली का ये काम होता है, जैसे मैंने कहा मान लो ये 10 लिंक है, अब 10 लिंक का मतलब 10 फीट हो गया ना, तो 10 फीट पे आप लोगों ने एक टेली दिया और वो टेली कुछ ऐसा है। और ये टेली किस मटेरियल का बना होता है? ब्रास का। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, पता होना चाहिए, ब्रास का बना होता है। फिर दोबारा 10 फीट गया, तो अगले 10 फीट को जब मैंने जोड़ा ना, तो अब की बार 20 फीट हो गया, अब की बार 20 फीट हो गया। तो अब की बार जो टेली आएगा उसके अंदर आप लोगों की दो नोच होंगी, दो चोंच होंगी। इस चोंच को हम लोग कहते हैं नॉच। मेरी बात समझ आ रही है आप सभी को? इसको हम लोग कहते हैं नॉच। फिर आप लोगों का जब आगे गया तो 30 फीट पर कितनी नॉच होंगी? 30 फीट पर 3 नॉच होंगी। देखिए 3 दिख रही है आपको, ये 30 फीट हो गए टोटल। 3 नॉच का मतलब 30 फीट। ठीक इसी प्रकार, अब मेरी बात को समझना, ठीक इसी प्रकार आप लोगों के 40 फीट पर ये अगला 10 फीट है, तो यहां पर कितनी हुई? ये हो गई 3 नॉचेस, ये हो गई 4 नॉचेस। अगले 40 फीट पर 4 नॉच आ गई, यानी एक नॉच 10 फीट, दो नॉच 20 फीट, 30 नॉच, 3 नॉच 30 फीट, 4 नॉच, ऐसा। और कितने फीट की है? 100 फीट की चेन है। अब समझना, ये चीज क्लियर है? उसके बाद मैंने कहा हर 10 फीट पे आप लोगों को ब्रास टेली मिलेगा, हर 10 फीट पे ब्रास टेली मिलेगा। और जब ये ब्रास टेली मिलेगा तो एक्चुअल में अब आपकी चेन तो पूरी 100 फीट की है। इस मैकेनिज्म को समझना, ये बहुत काम आएगा आप लोगों के। अभी मैंने कहा चेन तो आप लोगों की 100 फीट की है ना, 100 फीट की चेन में बीच वाला जो 50 फीट है ना, बीच वाला जो 50 फीट है उसमें आप लोगों का ब्रास टेली नहीं होता। ये बात याद रखेंगे, बीच वाला जो 50 फीट है उसमें आप लोग एक रिंग यूज करते हैं। 50 फीट पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक रिंग यूज करते हैं और कुछ नहीं करते। वो रिंग क्या कहलाती है? उसको हम लोग कहते हैं ब्रास रिंग, उसको हम लोग कहते हैं ब्रास रिंग। यानी मैंने लिखा एट 50 फीट only brass ring is being used, only brass ring is used in chain। आपकी चेन के अंदर सिर्फ ब्रास रिंग यूज होगी, और वो ब्रास रिंग आपको ये बताएगी कि ये चेन 50 मीटर पहुंच चुकी है। अब इनका यूज क्या है, क्यों लगा रहा हूं मैं, इससे पहले आगे भी समझना। मैंने कहा ये आपकी चेन है, ये 50 फीट पूरे हो गए, यहां तक मान लीजिए 50 फीट पूरे हो गए। अब अगले 50 फीट आपके पास बचे हुए, भाई यहां तक 50 फीट पूरे हो गए, अगले 50 बचे। अब जो 50 के बाद 60 आएगा ना, वहां पे आप जो नॉच लगाओगे, ध्यान से सुनेंगे, जो 50 के बाद आपके पास 60 आएगा, वहां पर जो नॉच लगेगा ना, वो नॉच 6 नहीं होगा, वो 4 होगा। और फिर 70 पे जो नॉच लगेगा वो नॉच 3 होगा। फिर 80 पे जो नॉच लगेगा वो नॉच 2 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए चेन होती है सिमेट्रिकल। ऐसा क्यों है? 6 क्यों नहीं लगाया? चेन होती है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब समझते हैं, जो उधर से है वो ही यहां से भी है। मेरी बात समझना, आपने दोनों किनारों से चेन को देखा, दोनों किनारे एकदम एक जैसे दिखेंगे आपको। जो इधर से देखने को मिलेगा वो इधर से भी देखने को मिलेगा, यानी चेन कैसी है? बिल्कुल सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल चेन का मतलब होता है कि अगर वहां से 10 फीट पे देखा तो एक नॉच आएगा, तो यहां से भी 10 फीट पे देखने पे एक ही नॉच आएगा। क्योंकि आप चेन को किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, वो वाला किनारा यहां से कर सकते हो, ये वाला किनारा उधर ले जा सकते हो, चेन एक जैसी दिखनी चाहिए, है ना? तो यहां पर यही चीज ध्यान रखने की, 50 पे तो सर्कुलर आया, फिर आप लोगों का मान लो आप वहां से चेन को देख रहे हो तो आपको 10 फीट पे एक ही नॉच दिखाई देगा जो यहां से देखने को मिल रहा था। तो सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ एक जैसा रखना है, इसीलिए 6 नहीं रख के 4 रखते। क्लियर है ये बात? अब बात आती है कि नॉचेस लगाने का बेनिफिट क्या है। ये बात याद रखेंगे, जो आप लोग नॉचेस यूज कर रहे हो, यूज ऑफ ब्रास टैग हेल्प्स इन मेजरिंग। क्या हेल्प करेगा, ये बात ध्यान रखेंगे।
जो आप लोगों के ब्रास टैग है वो क्या हेल्प करता है? हेल्प्स इन मेजरिंग फ्रैक्शनल डिस्टेंस। आप लोगों का फ्रैक्शनल डिस्टेंस को मेजर करने में काम आता है। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है उसको समझो। मैंने कहा आपका चेन है, चेन की मदद से आप यूज करते हुए मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मैंने यहां पर आपको ये कहा जैसे आपको 60 फीट मेजर करना है। अब यार आपकी इंजीनियर्स चेन तो पूरी की पूरी 100 फीट की है, 1 फीट का एक लिंक है, या तो 60 फीट को गिनो, 60 लिंक को गिनो, या मैंने कह दिया जहां पे एक नॉच आ रहा है वो 10 को डिनोट कर रहा है। 50 फीट तक तो डायरेक्टली जहां पे रिंग आ रही है वो 50 फीट हो गया, बिना गिने डायरेक्टली पहुंच जाओ 50 पे। फिर अगला टैली जहां पर आ रहा है वो आपका 60 फीट हुआ कि नहीं हुआ? तो बीच का जो डिस्टेंस है उसको फ्रैक्शनल डिस्टेंस कहते हैं। बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे मैंने कहा 61 फीट नापना है, तो 60 फीट तो डायरेक्टली नॉचेस की मदद से पहुंच गए, एक लिंक आगे चले गए तो 61 फीट हो गया। तो फ्रैक्शनल डिस्टेंस को मेजर करने में आसानी पैदा कर देता है, इसलिए हम ब्रास टैग का यूज करते हैं। ये चीज समझ आई? ये सारे पॉइंट आप लोगों के इंजीनियर चेन के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आई है। चौथी चेन जो अपने पास आती है वो होती है आपकी मेट्रिक चेन। अब मेरी बात को जरा क्लियर करते हुए चलना यहां पर कि आप लोगों की मेट्रिक चेन जो है वो भी एक्चुअली में आप लोगों की काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके सिलेबस में मेट्रिक चेन ही है, और मेट्रिक चेन ही आप लोगों को पूरी की पूरी पढ़नी है। ठीक है, बात आती है यहां पर जनाब कि आप लोगों की जो मेट्रिक चेन है वो 4 तरीके की है हमारे पास। मेट्रिक चेन 4 तरीके की मेट्रिक चेन है। कौन कौन सी? लेंथ जो अवेलेबल है वो लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ कौन कौन सी है? 5 मीटर की है, 10 मीटर की है, 20 मीटर की है और 30 मीटर की है। इसमें जो आप लोगों का एक लिंक होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मेरे पास 5 मीटर की चेन है तो उसमें कितने लिंक आएंगे? क्या मैं लिख सकता हूं 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर, और 500 सेंटीमीटर को अगर मैं 20 सेंटीमीटर से डिवाइड करता हूं तो ओवरऑल मेरे पास 25 लिंक आ रहे हैं। यानी आपकी 5 मीटर की चेन में कितने लिंक हैं? 25 लिंक्स। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार आपके पास जो 10 मीटर की चेन है उसके अंदर आपके 50 लिंक हो जाएंगे। जो आपके पास 20 मीटर की चेन है उसके अंदर आपके 100 लिंक हो जाएंगे, और जो आपकी 30 मीटर की चेन है उसके अंदर आप लोगों के 150 लिंक देखने को मिलेंगे। अब सारी बातें खुल के करते हैं इसके बारे में। आप लोगों ने अपने डिप्लोमा कॉलेज के अंदर चेन को देखा होगा। अब हम चेन की बात करने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात बनेगी, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। आपकी जो चेन होती है जनाब, पहली बात तो वो कैसे चलती है? इधर एक रिंग होता है, फिर एक लिंक होता है, फिर एक रिंग होता है, फिर एक रिंग, ऐसे जुड़ता है। आपके लिंक जो है वो रिंग की मदद से जुड़ते हुए चलते हैं, और लास्ट में आपके पास एक ऐसा हैंडल होता है। इन हैंडल को हम लोग नाम देते हैं ग्रूव, और ये किस मटेरियल के बने होते हैं? जनरली ब्रॉन्ज के। चेन का जो लिंक है वो किस मटेरियल का बना होता है? माइल्ड स्टील का। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। चेन के लिंक की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहां से कहां तक करते हैं? जो चेनिंग से डिस्टेंस मेजर होता है, चेनिंग का डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर करते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, आउटर साइड ऑफ वन हैंडल, आउटर साइड ऑफ वन हैंडल, एक हैंडल के आउटर साइड से दूसरे हैंडल के आउटर साइड तक, आउटर साइड ऑफ अनदर हैंडल, एक हैंडल के आउटर साइड से दूसरे हैंडल के आउटर साइड तक आप अपने डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ये वाला, यहां से और यहां से, ये वाला जो आपका डिस्टेंस है ना, इसको आप लोग कहते हैं टोटल चेन डिस्टेंस। ये बात क्लियर है मेरी आपको? तो आउटर साइड ऑफ वन हैंडल से आउटर साइड ऑफ अनदर हैंडल तक। और लिंक का डिस्टेंस कैसे मेजर होता है? मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्स, डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्स वो कैसे मेजर होता है? ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ
हमेशा याद रखेंगे सेंटर ऑफ द रिंग टू अनदर रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग। जैसे मैंने कहा कि एक रिंग के सेंटर से एक रिंग के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे मेरी बात आती है यहां पर जनाब कि आप लोगों के चेन में ब्रास टैग और ब्रास टेली यूज होते हैं, उनको भी क्लियर करते हुए आगे चलते हैं। अब हम लोग, मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों का जो अब की बार चेनिंग है 20 मीटर और 30 मीटर की चेन में आपके ब्रास टैग और ब्रास टेली यूज होते हैं। वो कैसे होते हैं उनको जरा समझकर चलना। 1 मिनट में पानी पी लूं। ओके, हम लोगों के पास जो आपके चेन होती है 20 मीटर और 30 मीटर चेन के, फॉर 20 मीटर एंड 30 मीटर चेन ब्रास टैग्स आर यूज्ड, ब्रास टैग्स एंड टेलीज आर यूज्ड। अब वो कैसे कैसे होते हैं जरा उनको समझ के चलो पहले आप लोग। मैंने आपको कहा जो आपके 20 मीटर की चेन होती है ना, फॉर 20 और 30 मीटर चेन, 20 और 30 मीटर की चेन के लिए आप लोगों के पास जो ब्रास टैग्स होते हैं वो कैसे होंगे। पहली बात तो याद करेंगे कि जो आपकी ब्रास रिंग्स होती है वो हमेशा 1 मीटर इंटरवल पे लगती है, हमेशा 1 मीटर के इंटरवल पर आपकी ब्रास रिंग लगती है। मैंने आपको कहा जैसे ये आपकी चेन है और इस चेन में यहां से यहां तक 1 मीटर हो गया, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर ऐसे करके हर 1 मीटर पे आप लोग क्या करते हो, इस तरह की एक ब्रास के रिंग दे देते हो जो आपकी चेन के अंदर आपको हर 1 मीटर को दर्शाती है। मेरी बात समझ आ रही है? तो फॉर एवरी 1 मीटर ब्रास रिंग्स आर यूज्ड। लेकिन जो आप लोगों के ब्रास टेली होते हैं वो कैसे यूज होते हैं? ब्रास टेली हमेशा यूज होते हैं एट 5 मीटर इंटरवल। अब कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको समझाया था, एट 5 मीटर इंटरवल। जैसे आप लोगों की ये चेन है, इस चेन के अंदर मान लो ये आपका 5 मीटर है, फिर ये अगला 10 मीटर है, फिर ये अगला 15 मीटर है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं इसको, ये 15 हो गया और ये पूरा 20 मीटर हो गया ऐसे। तो 5 मीटर की बात कर रहा हूं, दिस इज माई 5 मीटर, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, ठीक है। यहां पर मीटर की बात चल रही है, जो हर 5 मीटर पे ब्रास टेली यूज होगा। अब ब्रास टेली भी ऐसा वैसा नहीं, नॉच वाला। पहला ब्रास टेली होगा जिसमें 1 नॉच होगी, ब्रास टेली विद नॉचेस, ऐसा लिख लो तो याद रहेंगी आप लोगों को चीजें। ब्रास टेली विद नॉचेस, तो 1 नॉच का मतलब हो गया 5 मीटर, 1 नॉच का मतलब हो गया 5 मीटर। यहां पर जो ब्रास टेली यूज करेंगे उसमें 2 नॉच होंगी, 2 नॉच का मतलब हो गया 10 मीटर, 10 मीटर। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 नॉच होंगी, 3 नॉच का मतलब हो गया आप लोगों का 15 मीटर। क्या सही कर रहा हूं? नहीं, गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 20 मीटर के लिए बनाया मैंने, तो मैंने कहा था चेन हमेशा सिमेट्रिकल होती है। अब एक बात बताओ, अगर आप यहां से इधर आ गए तो आप पहले ही थोड़ी 3 नॉच देख लोगे, आपको तो एक ही देखना पड़ेगा ना। तो 20 मीटर की चेन के लिए 3 नॉच यूज नहीं होगा, 20 मीटर की चेन के लिए लास्ट में एक ही नॉच यूज होगा। मेरी बात समझ आई? क्योंकि सिमेट्रिसिटी आपको मेंटेन करनी है। अगर यही चीज मैं 30 मीटर के लिए बना देता हूं, सपोज मैंने कहा यही चीज अब 30 मीटर की चेन को चाहिए, तो जब मैं 30 मीटर की चेन बना रहा हूं ना, आप ध्यान से सुनते हुए चलना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। 5 मीटर पे आ गया पहला नॉच, 10 मीटर पे आ गया दूसरा नॉच, 15 मीटर पे आ गया 3 नॉच। समझ आया? अब आपके अगले 15 मीटर बचे हैं, उनमें 2 ही टेली यूज होंगे, तो आप चौथा नॉच नहीं रखोगे, आप तीसरा ही रखोगे। मतलब आपको दूसरा नॉच रखना पड़ेगा, फिर आपका पहला नॉच होगा। तो ये है 5 मीटर,
ये है 10 मीटर, ये है 15 मीटर, ये है 20 मीटर, ये है 25 मीटर। समझ आई आपको? ये किसके लिए बनाई मैंने? ये 30 मीटर चेन के लिए बनाया पूरा का पूरा। तो नॉचेस का खेल ऐसे चलता है। और जो रिंग है वो तो हर 1 मीटर पे रहेंगे, हर 1 मीटर पे रिंग आती हुई चलती है, 5 मीटर पे टैली लगा देते हैं रिंग की जगह, बस यही चल रहा है। क्या मैं नोट करके ये बात लिख सकता हूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का जनाब मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉचेस कहां पर रहेंगे? आपके नॉचेस के जो मैक्सिमम नंबर है वो कहां देखने को मिलेंगे आप लोगों को? मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉचेस आपके पास रहता है सेंट्रल पार्ट पे। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉचेस आपका कहां रहेगा? सेंट्रल पार्ट पे रहता है। अभी बात आएगी यहां पे कि आपको एक दो पॉइंट और मैं लिखवाना चाहता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगे। वो क्या है तेरा ध्यान देंगे। पहला समझ आया सेंट्रल पे क्यों? सेंटर पे 2 है देखो, उसके बाद सारे कम है, वहां मैक्सिमम है, उसके बाद सारे कम है। हर चेन में सेंटर पे मैक्सिमम है, ठीक है, मैट्रिक चेन में। और आप लोगों का अगर मैं इंजीनियर्स चेन की बात करूं, इंजीनियर्स चेन के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉचेस मिनिमम रहता है आपका सेंटर पे। क्यों? क्योंकि सेंटर पे नॉच नहीं होता, रिंग होती है ना? पता होना चाहिए आप लोगों को। अगला पॉइंट क्या कहता है, गौर देंगे। आपको बोला कि जो आप लोगों का पुल होता है, अब देखो चेन को जब आप खींचते हो तो एक स्टैंडर्ड पुल के साथ खींचते हो ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम लोग किसी भी पुल के साथ उसको खींच लोगे, नहीं नहीं, स्टैंडर्ड पुल के साथ खींचते हैं। तो आप लोगों का चेन को खींचने का जो स्टैंडर्ड पुल है, यानी कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पुल फॉर चेन, वो है 80 न्यूटन। रिमेंबर वन थिंग, 80 न्यूटन होगा, ठीक है। उसके बाद जनाब इसके बाद आपके पास आता है कि जो आप लोगों की टॉलरेंस लिमिट है। टॉलरेंस लिमिट का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। टॉलरेंस लिमिट का मतलब होता है आप लोगों का कि चेन में एक्चुअल में आप लोगों का कितना एरर आ सकता है। जैसे मैंने कहा चेन जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल एक्यूरेट होगी, थोड़ी कम ज्यादा चल सकती है ना। तो वो जो थोड़ी कम ज्यादा है उसको कहते हैं टॉलरेंस लिमिट, ठीक है। टॉलरेट करना, सहना, कितनी गलती हो सकती है उसको कितना सह सकते हैं, वो टॉलरेंस लिमिट है। तो वो 20 मीटर की चेन के लिए कितनी होती है और 30 मीटर की चेन के लिए कितनी होती है, ये बात आपको याद करनी है। 20 मीटर की चेन के लिए वो वाली टॉलरेंस लिमिट होती है आप लोगों की ±5 mm, और 30 मीटर की चेन के लिए टॉलरेंस लिमिट होती है ±8 mm। ये आपको याद करना है। और एक लिंक की अगर मैं बात करता हूं, देखिए 5 और 10 का डाटा नहीं लिखवाया मैंने, वो नेक्स्ट टाइम लिखवाऊंगा ताकि रिवाइज हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। तो आप लोगों का लिंक की अगर टॉलरेंस लिमिट की बात करते हैं तो वो ±2 mm होती है, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम। इसका कंसेप्ट मैं नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा आप लोगों को। तो मैं फिलहाल इस लेक्चर को यही रोकता हूं, क्योंकि हम एक लेक्चर को इतनी देर का ही बनाते हैं ताकि सारी चीजें याद रहे। तो जो मैंने आज पढ़ाया ध्यान रखना, यहां से कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में चेन सर्वे के और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, एरर्स के बारे में, ताकि आप क्वेश्चन करो बढ़िया बढ़िया। तो अभी चलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन, बाय। भैया वो लेक्चर ओवर हो गया, स्टूडियो 5।
यार मेरा फोल्डर नहीं बनाया इधर।